नमस्कार, सनसेट टीवी की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में ख़ास तौर पर ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं विकसित राष्ट्र बनने की दिशा का जो एक रोड मैप हो सकता है, वो एक खाका दरअसल सरकार ने पेश किया है। इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर अरविंद वर्मानी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सनसेट टीवी में। सर, चूँकि आप पहले वित्त मंत्रालय में भी थे और लंबा अनुभव आपको रहा है वहाँ का, अभी आप चूँकि बतौर सदस्य पिछले साल से नीति आयोग में भी हैं, किस तरह से अगर मैं पूछूँ आपको, तो बजट को आप होलिस्टिक के लिए आप कैसे देखते हैं? तो पहले तो मैं हिंदी में बताता हूँ जो शब्द हैं: सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये तो आप कहें शायद कि ये पॉलिटिकल है, तो मैं अब इकोनॉमिक्स में आपको बताता हूँ कि मैं जो देखता हूँ इसका मेरे को क्या मतलब नज़र आता है। तो हम कहते हैं सस्टेन्ड, फास्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जब मैं देखता हूँ इकोनॉमी में, मैं सोचता हूँ, और दे आर मोर और लेस एक ही चीज़ है जो पहले और मैं तो पर हर शब्द पे इम्पोर्टेंट है। ग्रोथ सस्टेन होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, और डेवलपमेंट ऑल राउंड होनी चाहिए। तो इसके बेसिकली 3 हिस्से हैं। मैं जल्दी से बता देता हूँ, फिर आगे परस्यू कर सकते हैं। तो पहला है कि इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि उससे रेवेन्यू मिलते हैं, उससे आप रेवेन्यूज़ लेके और चीज़ें कर सकते हैं। तो ग्रोथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी वगैरह बात करते हैं, पर हम इकोनॉमिस्ट ग्रोथ रेट में बेसिकली बोलते हैं, इसलिए फास्ट ग्रोथ। तो अगर हमें विकसित भारत बनना है, हमारा गोल है, तो अभी हम लोअर मिडिल इनकम कंट्री हैं, देश हैं। अपर मिडिल पे जाएंगे तकरीबन 5-7 सालों में, और फिर हाई इनकम, जिसको डेवलप्ड बोलते हैं। तो इसके बेसिकली तो पहला पार्ट है ये एफडीआई, इन्वेस्टमेंट को सस्टेन करना। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, पब्लिक गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, वो वित्त मंत्री ने बात की है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अहम हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। दूसरा पार्ट है जो इंक्लूसिव, मैं कहूँगा ये वित्त मंत्री ने भी उसका वर्ड बहुत अच्छा किया है, जिसपे एक्चुअली मैंने भी बहुत सालों पहले किया था। उसको कहते हैं फ्रॉम एंटाइटलमेंट टू एम्पावरमेंट। तो ये इस गवर्नमेंट का थोड़ा चेंज इन एम्फेसिस कह लो या न्यू कह लो, वो तो न्यू ही कहेंगे, पर मैं कहूँगा चेंज इन एम्फेसिस इज़ वेरी क्लियर। एंटाइटलमेंट खाली नहीं होना चाहिए, एम्पावरमेंट। इसका क्या मतलब है? तो कई प्रोग्राम्स बताए, पर इम्पोर्टेंस यही है कि हर जहाँ भी कोई हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, कहीं भी जोग्राफिकली हो, कोई भी ग्रुप हो, सब ग्रुप को कैपेबिलिटी दो, उनको स्किल दो, उनको अपॉर्चुनिटी दो, जहाँ तक गवर्नमेंट कर सकती है, और उसके बाद उन्हें अपनी एफर्ट अपना करना पड़ेगा। तो एम्पावरमेंट है, जो 1-2 स्कीम्स नई भी मेंशन की हैं। तो बेस तो यही होता है कि खाना लोगों को मिले, कपड़ा, जिसको हम रोटी कपड़ा मकान कहते थे, अब और वर्ड्स आ गए हैं, हाउसिंग, टॉयलेट्स, ये वो बात है। तो उसके बाद है स्किल्स, अपने होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप, नारी शक्ति जिसकी बात होती है, कि वो उनको जो उनके कंस्ट्रेंट्स हैं उसको रिमूव कर दो, उनको एम्पावर करो, फिर वो अपने आप बढ़ेंगी। तो ये दूसरा है। और तीसरा है जो जिसको कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच एंड प्रैग्मेटिज्म। तो ये होलिस्टिक और प्रैग्मेटिज्म कैसे जाता है, क्योंकि ओवरव्यू होती है, कई चीज़ें होती हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ऑब्वियस नहीं होता क्या करें। जैसे क्लाइमेट चेंज बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो। तो होलिस्टिक अप्रोच तो लेनी पड़ती है, क्योंकि कई चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, पर प्रैग्मेटिक होना पड़ता है। सब ये नहीं है कि बस खाली ये हमें पता है कि यही करना है। तो ये ब्रॉड अप्रोच है जो वित्त मंत्री ने बताई है कि ये हमारी अप्रोच है, और ये अप्रोच हम लेते रहेंगे आगे। तो सर, आपने प्रैग्मेटिज्म की बात की, तो क्या प्रैग्मेटिज्म जो रिफ्लेक्ट होता है वो जितने भी सेक्टर हैं इकोनॉमी के, वो सारे सेक्टर में रिफ्लेक्ट होता है क्या बजट में? नहीं, ये तो नहीं मैं कहूँगा। प्रैग्मेटिज्म चाहिए होता है जब बहुत मुश्किल चीज़ें हों।
जैसे अगर हम फिर ग्रोथ पे जाएं तो रिफॉर्म पे एम्फेसिस किया है। अब बड़ा क्लियर है कि जो रिफॉर्म्स हुए हैं पास्ट में, जो इस गवर्नमेंट ने किए हैं पिछले 10 साल, उसके अच्छे नतीजे निकल रहे हैं। लैग्स होते हैं, हम इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, वित्त शास्त्री बोलते हैं, उसमें लैग होता है। अब यहाँ पे काम करोगे तो एकदम उसका इफेक्ट नहीं होता, कईयों के 3 साल लग जाते हैं, 5 साल। सो पॉइंट ये होता है कि जो देख रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वेदर FDI इन्वेस्टर्स हैं, जो सप्लाई चेन की सोच रहे हैं, तो उनको अश्योरेंस होती है कि गवर्नमेंट फुल्ली कमिटेड है उनके लिए, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसी से ग्रोथ होगा। तो प्रैग्मेटिक होता है, कई बार मुश्किल रिफॉर्म होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर सबको पता है, राइट। तो प्रैग्मेटिज्म यस थोड़ा बहुत उसमें आ जाता है कि कई बार ये पीछे हटना पड़ता है, डिस्पाइट फैक्ट कि आई एम 100% कन्विंस जो मेरे जनरेशन के थे वो सालों से, सदियों से बोल रहे थे कि ये रिफॉर्म ज़रूरी हैं, ओके। पर अब इतना रेजिस्टेंस बिल्ड कर दिया तो प्रैग्मेटिक होता है, चलो फिर किसी वक्त करेंगे। तो प्रैग्मेटिज्म यस आता है, पर जो रिफॉर्म्स होते हैं उसमें पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म होता है, जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं उसमें आइडियोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म होता है। कई होते हैं कि आइडियोलॉजी है, बस ये करना है, क्यों ना आइडियोलॉजी, पर प्रैग्मेटिज्म उससे ऑपोजिट होता है कि जो प्रैक्टिकल चीज़ है, कोई हमें क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली क्या करना है, तो हमारी अप्रोच है कि लाइफ का जैसे है, लाइफ भी करो, सोलर भी करो, विंड भी करो, अगर थोड़ा बहुत रिसर्च के लिए हाइड्रोजन के लिए दो, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड इशू है। सर, अगर मैं आम आदमी के लिहाज से आपसे पूछूं तो आम आदमी की बेहतरी के लिए इस अंतरिम बजट में क्या प्रावधान किया गया है? देखिए, अंतरिम बजट जो होती है उसको पहले तो वोट ऑन अकाउंट कहते थे, ओके। ये खाली 2019 से अब एक्सपेक्टेशन हो गई है कि उसमें नई चीज़ें होंगी। वो वोट ऑन अकाउंट में जनरली नहीं होती है, जैसे वित्त मंत्री ने बोला कोई टैक्स चेंजेस नहीं है। दैट इज़ द जनरल प्रैक्टिस, जिसको कहते हैं ना सदियों से, हमारे 75 साल हो गए हैं, दैट यूज्ड टू बी द जनरल प्रैक्टिस। तो उन्होंने ये किया, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट चाहिए थी, 1-2 चीज़ें एक्सपायर हो रही हैं मार्च में, तो उन्होंने कहा चलो 1 साल और चलेगी, ये चीज़ें करने पर जनरल एक्सपेक्टेशन है कि बड़ी स्कीम्स अनाउंस नहीं करनी, तो थोड़ा थोड़ा उसमें वृद्धि की है। हाउसिंग स्कीम जैसे आप कहते हो, जनरल पब्लिक के लिए उन्होंने कहा है रूरल हाउसिंग वगैरह को और बढ़ा देंगे, इतने करोड़ थी उससे इतना कर देंगे, तो थोड़ी बहुत ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं, पर अश्योरेंस है, उससे अश्योरेंस मिलता है कि कई चीज़ें की गई हैं जो लोगों को पता है। LPG स्कीम, पानी, क्लीन वाटर वगैरह वो चलती रहेंगी, और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे, खासकर जो एम्पावरमेंट होती हैं, क्योंकि एक बारी बेस बन जाए तो आगे है, जैसे मैंने बोला, अपने हम कैसे कहते होते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना की कैपेबिलिटी दो, अपने उसके बाद उनको खड़ा होना पड़ेगा। जी, तो चूँकि महिला सशक्तिकरण को लेके गवर्नमेंट लगातार फोकस कर रही है, प्रधानमंत्री खुद बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, अभी आरक्षण की बात आप करें या और तमाम क्षेत्र में लगातार गवर्नमेंट गंभीर है इसको लेकर के। तो महिलाओं और नारी की अगर खास कर मैं बात करूं तो उनके लिहाज से इस बजट में आप अपने चश्मे से क्या देखते हैं? जो नारी के 3-4 इश्यूज आती हैं, तो एक तो है उनके रोल मॉडल्स नहीं हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली नारीज़ को थोड़ा कम रखा है। तो ये आवाज़ दी थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, राइट। तो उसके लिहाज से रोल मॉडल्स उनको चाहिए होती हैं कि पढ़ेंगे तो सिर्फ बनेंगे क्या। तो जब वो देखते हैं कोई लार्ज कंपनी में है, जो लेडी हैं वो सेवी की चेयरमैन है, तो एक तो वो होता है कि इन्वायरमेंट क्रिएट करो ताकि माँ बाप जो हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है इसको पढ़ाएंगे और ये कुछ बनेगी, राइट। तो दूसरा है कि हमने देखा है कि जो अनमैरिड गर्ल्स हैं, ये रिसर्च से पता लगा है, अनमैरिड गर्ल्स और मैरिड गर्ल्स हैं उसमें फ़र्क है। तो जो गैप अनमैरिड गर्ल्स है वो तकरीबन बंद हो गया है, ख़त्म हो गया है, एजुकेशन में भी और एम्प्लॉयमेंट में भी होता जा रहा है नैरो। पर प्रॉब्लम है मैरिड वुमेन। तो रिसर्च ने दिखाया है कि वो जनरली 20 मिनट से ज़्यादा दूर नहीं काम करती, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर में बच्चों
के लिए ज़्यादा होती है। तो ऐसे जो चीज़ें हमें पता लगती हैं उनके लिए हमें करना होगा, जो क्रैशेस को प्रमोट करो, और ये सब चीज़ें सोची जा रही हैं। पर मैंने जैसे कहा, इंटरिम बजट में ये सारी डिटेल नहीं अनाउंस की है, बट इंटेंशन बहुत क्लियर है। जैसे हम साउथ ईस्ट एशिया से सीखते हैं कि लड़कियां इंडस्ट्री में भी काम करती थी, उनको हाउसिंग देते थे, उनको ट्रांसपोर्ट देते थे, ताकि वो 20 मिनट वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो ऐसे है, हमें स्टडी कर रहे हैं और उसके पॉलिसीज़ और एक्शंस निकालेंगे। पर ये चीज़ें जो डिटेल्स हैं ना, ये फुल बजट में आती हैं, ये वोट ऑन अकाउंट में जनरली नहीं होती। कहीं ना कहीं एक संकेत होता है, एक नियत, हालांकि जो सरकार की है वो साफ है इसको लेकर के। इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर मैं आपसे बात करूं तो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है। पिछले 10 सालों में सड़कों का जाल बहुत बेहतर बिछाया गया है। मैंने खुद ट्रेवल किया है पूरे हिंदुस्तान में, अलग अलग जगहों पे देखा है कि अच्छी सड़कें नहीं हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से इस बजट में अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कुछ संकेत मिलता है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत क्लियर है। तो इसमें प्रोग्राम जैसे आपने बोला, वो तो जितने हुए हैं वो तो क्लियर ही हैं, उसका रिपीट किया था वित्त मंत्री ने। पर आगे की भी काफ़ी क्लियर इंडिकेशन दी है। मैं एक दो उदाहरण बताता हूँ। एक तो रेलवेज़, रेल का के लिए जो कॉरिडोर्स, हमें कॉरिडोर्स एक दो पहले से बन रहे हैं, एक दो अनाउंस हुए थे, अब और डिटेल उसमें दी गई है कि इस पे अभी बजट एलोकेशन नहीं होगी क्योंकि वोट ऑन अकाउंट है। पर क्लियर इंडिकेशन है कि 3-4 चीज़ें, रेलवे के कॉरिडोर्स जो हैं उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये मैंने आपको बताया, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंटीरियर्स, खास करके रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंटीरियर स्टेट्स हैं, जो बाहर होती हैं, उनके लिए पोर्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बाहर से ट्रेड कर सकते हैं। तो इंटीरियर वालों के लिए रेलवे बहुत होती है। तो रेलवे नेटवर्क सारा अगर एक्सटेंड होगा तो सब पार्टिसिपेट कर सकेंगे, इंक्लूसिव जिसको बोलते हैं। जॉब सब जगह होंगे, फास्टर लॉजिस्टिक्स होता है तो सब बेनिफिट करते हैं, खास करके जो उसके 10 किलोमीटर या अलॉन्ग द कॉरिडोर। तो इस तरह पोर्ट को कनेक्ट करो। तो हमने देखा है कि जो टर्न अराउंड टाइम जिसको कहते हैं, पोर्ट्स पे कितनी देर शिप लगती है, वो बहुत रिड्यूस हो गया है। मैं आपने मेंशन किया, मैं वित्त मंत्रालय में काम करता था 20 साल पहले। मुझे याद है पहले हम महीनों में बात करते थे, अब दिनों में बात करते हैं। एक दिन में कई जगह पे शिप वो अनलोड होती है और चली जाती है, वेट नहीं करना पड़ता। ऐसे सिस्टमैटिकली जो बजट में उन्होंने बताया है कि ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा, चाहे एयरपोर्ट्स हों, रेलवेज़ हों, पोर्ट्स हों, जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इवन उन्होंने बोला है, वो थोड़ा नया चीज़ है जिसको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। पर अगेन मैं कहूँगा डिटेल जो बजटरी एलोकेशन है वो फुल बजट में आएगी। आप चूँकि काफ़ी अनुभवी व्यक्ति रहे हैं और आपके अनुभव का फ़ायदा सरकार ने भी उठाया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अहम सेक्टर माना जाता है और अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहीं ना कहीं इसको आमतौर पर कहा जाता है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लेकर के सरकार किस तरह से उसके प्रयास अब तक के क्या रहे हैं और आने वाले समय में आप किस तरह से देखते हैं इसको? हाँ, MSME का एक क्लियर, MSMEs होती हैं, कई टाइप की होती हैं, पर उसमें एक क्लियर रेफरेंस है कि उनकी जो मुश्किलें होती हैं, जो वो आप देखते हैं और जब हम उसको एनालाइज करते हैं एज इकोनॉमिस्ट, तो 3 चीज़ें होती हैं। एक फाइनेंशियल, वो हर बारी मेंशन करते हैं कि फाइनेंस नहीं है। दूसरा, हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी उनकी पीछे रह गई है। तो टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने रिसेंटली एनालाइज किया डेटा, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट का जो PLFS डेटा, तो उसमें लग रहा है कि ऑब्सोलेसेंस जिसको कहते हैं, मुझे हिंदी वर्ड नहीं आता, कई स्किल्स आउटडेटेड हो गई हैं। जो पुराने सीखे हुए, इवन जैसे कारपेंटर होता है, अब नई तरीके आ गए हैं। अगर कारपेंटर वो इलिटरेट है, वो इंस्ट्रक्शन ही नहीं पढ़ सकता, तो उसको ट्रेनिंग चाहिए। मैं सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ जो पब्लिक सीख्स की। उसी तरह MSMEs जो हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हैं, इंडस्ट्री में हैं, वो कई तकनीकें छोटी ज़्यादा नहीं, कई पुर्जे आ गए हैं, उसको कैसे यूज़ करो, वो सब ट्रेनिंग
और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ने कहा है हम कोशिश करेंगे कि ये इनके जो वीकनेसेस हैं वो करेक्ट हो सके। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी गवर्नमेंट का खासा ध्यान रहा है। पीएम खुद बहुत ही दिलचस्पी लेते रहे हैं इसको लेकर के। तो आने वाले समय में किस तरह का प्रयोग आप देखते हैं, चाहे वो युवाओं की बात हो, चाहे वो बुजुर्गों की बात हो, या फिर जो आम आदमी है उसकी बात हो? और बजट में अगर मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी को लेकर के क्या संकेत दिया गया है? हाँ, मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूँ, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा फॉर आम आदमी। तो एक तो फंड बनाया है जो R&D इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आएगी, पर मैं थोड़ा पीछे हटता हूँ। तो ब्रॉडर व्यू है कि हमने जो एनालाइज अगेन ये हमने यहाँ पे एनालाइज किया है कि जो दुनिया की डेमोग्राफिक है वो बदल रही है और उसमें इंडिया का यूनिक रोल है। कैसे? संक्षिप्त में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं और जिसको हम कंपेटिटर्स कहते हैं, पोटेंशियल कंपेटिटर, डेवलप कंट्रीज़ तो क्लियर है, अमेरिका, EU वगैरह, यूरोप। पोटेंशियल कंपेटिटर्स जैसे थाईलैंड, वियतनाम हम कह रहे हैं उनके पास जा रही हैं। तो सबके जो परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो कम हो रही है और होती जाएगी, हमारी बढ़ रही है। तो हमें जो लो स्किल, मिडिल स्किल इंटेंसिव, तो हमारी शक्ति है कि पीपल एज अगेन, तो उनको जब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स की बात करते हैं, वो कहते हैं ऐसी चीज़ें बनाओ जिसमें कम लेबर हो। हमें वो सूट नहीं करता। हम चाहते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएं जिसको सिंपली मैं कहता हूँ एक्सपर्ट सिस्टम, जिससे क्वालिटी ऑफ स्किल्स हमारी बढ़े। हमारी पॉपुलेशन है, हमें पॉपुलेशन की कमी नहीं है, हम उसको कंट्रीब्यूट करेंगे दुनिया को। तो एक स्लोगन मैं यूज़ करता हूँ, शायद प्रधानमंत्री ने कुछ वेरिएशन किया है, बट स्किल फॉर इंडिया, स्किल फॉर द वर्ल्ड। ओके, तो या AI की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हमें ये ध्यान में रहना चाहिए कि हमारी डेमोग्राफिक जो है वो चीन से फ़र्क है, रशिया से फ़र्क है, इवन USA से फ़र्क है। रशिया की पॉपुलेशन कम हो रही है, उनके पास लोग ही नहीं है काम करने के लिए। तो यूरोप में मैं कुछ 12 महीने पहले गया था, तो उनके पास गवर्नमेंट में काम करने के लिए भी लोग नहीं हैं। तो ये जो स्किल्स है ना, वो उसको कहते हैं अनबंडल हो जाएंगी, तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो कई चीज़ें वो इलेक्ट्रॉनिकली हम यहाँ से कर सकेंगे उनके लिए। एक उदाहरण दूँ, जैसे अब मेरी टैक्स फॉर्म है, मुझे टैक्स भरना ही नहीं पड़ता, ये सब डिजिटल गवर्नमेंट में ऑटोमेटिक आ जाता है, मुझे बस देखना है और साइन करना है। तो उसको ऑटोमेट कर दिया है, पर ऑटोमेशन ये जो हम उनके लिए भी कर सकते हैं, दैट इज़ द पॉइंट। स्किल फॉर इंडिया, स्किल फॉर द वर्ल्ड। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह है, हमें अपने सिचुएशन के हिसाब से करना चाहिए। सर, आखिरी सवाल है कि क्लाइमेट चेंज की बात आपने की, जो जलवायु परिवर्तन है पूरी दुनिया उसकी चपेट में है, भारत भी उससे अछूता नहीं है। और भारत का स्टैंड COP यानी COP में हमेशा वो ऐसा स्टैंड रहा है जो मानवता के पक्ष वाला स्टैंड रहा हो, वो स्टैंड रहा है। मानवता बचेगी तो हमने आपने जो भी पिछले 20 मिनट में जो बातचीत की, तो वो सारी चीज़ें बचेंगी, लेकिन उसके लिए जलवायु बेहतर होने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि उसको लेके भविष्य में जो भारत का स्टैंड होगा वो कैसा रह सकता है? और ख़ासकर जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात अभी हाल में चली है, शर्म अल शेख में, मिस्र में वो बात उठी थी, उसको लेके जो दूसरे देश हैं भारत का, कहाँ तक वो साथ देंगे और किस तरह के अंदेशे की उम्मीद है आपको? देखिए, मैंने ये नेगोशिएशन 50 साल या 30 साल से देख रहा हूँ, नेगोशिएशन चलती रहती हैं। देखो, सब कंट्रीज़ हैं अपनी पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो क्वेश्चन ये होता है हमें भी अपनी पर्सपेक्टिव से देखना होगा, और जो कुछ कर सकते हैं जनरल के लिए वो करेंगे। तो मैं थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव देता हूँ, फिर उससे अपना स्टैंड बनता है और कैसे हम प्रोसीड करेंगे। तो की इशू हमें है कि हमारा 70 से 80% हमारे डिपेंडेंस ऑन ऑयल इंपोर्ट्स है। ओके, तो हमारी एनर्जी बाहर से आती रही है। तो पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज बदलाव जो हुआ है हमारे स्टैंड में, कि हम फुल फ्लेज सोलर की तरफ चले गए हैं, क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट में भी है और दुनिया के लिए भी अच्छा है। मेरा मतलब ये था, जब मैं कहता हूँ हमारे इंटरेस्ट
और ग्लोबल इंटरेस्ट। तो ऐसे अप्रोच हमारी है, बन रही है और होपफुली और भी बढ़ती जाएगी कि ऐसी चीज़ें देखो जो हमें भी बेनिफिट करती हैं और सब लोगों को बेनिफिट करनी है। तो ये ब्रॉड अप्रोच है। पर ये तेल वाली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सोलर हम फुल फ्लेज गए हैं और अगेन वो सिग्नल दिया है इस बजट में। सोलर रूफटॉप एक्चुअली थोड़ा पहले भी अनाउंस हुआ था। तो सोलर रूफटॉप का ये वजह है कि सारे लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। जो इंडस्ट्री कर रही है, जो बिड करते हैं, वो तो कर ही रहे थे। ओके, तो एक तो ये है। पर दूसरी बाधा ये है कि लोग कहते हैं जिनके पास कोला नहीं है वो कहते हैं कोला बिल्कुल बंद कर दो। हम कहते हैं कि हम सोलर चाहते हैं पर बियॉन्ड सम परसेंटेज स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सोलर आपको पता ही है सोलर कब होता है, दिन के टाइम जब धूप होगी, राइट। तो स्टोरेज अगर बहुत महंगा, जब तक वो सस्ता नहीं होता, उसको थ्रेशोल्ड होता है, उसके ज़्यादा नहीं जा सकते। तो उस पर डिपेंड करता है। अगर स्टोरेज, तो हम स्टोरेज में रिसर्च करना चाहिए, हम कर रहे हैं और करेंगे, तो हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जब स्टोरेज चला जाएगा तो एकदम अपने आप कम हो जाएगा। उतनी देर हम फोकस कर रहे हैं, मेरा ख्याल है बजट में भी अनाउंस किया है, गैसिफिकेशन और मिनिमाइजेशन। तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन का है, हमें देखना पड़ेगा क्या हमारे इंटरेस्ट में है और उसमें से जितना हो सके, जैसे गैसिफिकेशन, हमें कोला यूज़ करना पड़ेगा हम, क्योंकि वो पहली प्रॉब्लम जो है, तो प्रॉब्लम है, हम ऐसे नहीं कह रहे, हमें रियल प्रॉब्लम है। तो जब तक ये कॉस्ट नहीं जाते, कोला हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इट हैज़ टू बी ए मिडल पाथ जो सबको भी बेनिफिट करे, जो हमें भी बेनिफिट करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने अपने अनुभव साझा किए, सनसेट टीवी से बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।